अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने उनकी स्टडी करनी है एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी लाइन आपने स्किप नहीं करनी, सबको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ के लिए भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये कि ये एमडी कैट में हर बार सिलेबस के अंदर ये वाला चैप्टर ज़रूर इंक्लूडेड होता है और इसमें से बहुत ज़्यादा सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले आज जो हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट इसके इंट्रोडक्शन पर है। बेसिक इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स की स्टडी, ठीक है। तो लाइफ के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी कि केमिकल जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को बना रहे हैं, जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि लाइफ की केमिस्ट्री को हमने बेसिकली स्टडी क्या होती है। सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, यानी ये हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करते हैं लेकिन केमिस्ट्री को मिला लेते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री उनके अंदर हम उनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के केमिकल्स की, केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि लाइफ की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं कि जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। दो चीज़ें हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जिन मॉलिक्यूल से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बना हुआ है, हमने उसकी भी स्टडी करनी है, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा इसका पोर्शन होता है दैट इज़ केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में वो सारे रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम इसकी स्टडी करें। अब हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी ही क्यों करते हैं? बायोकेमिस्ट्री को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी जिसमें हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे पास हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूनिट 1 में हम डिस्कस करते हैं कि जो है वो सिंपल जो है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनसे फिर ऑर्गेनल्स बनती हैं, फिर उनसे सेल्स बनते हैं, सेल से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फाइनली एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी लाइफ स्टार्ट किससे हो रही है? केमिकल कंपोनेंट से। तो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल से हमारी लाइफ स्टार्ट, एटॉमिक एंड मोलेकुलर लेवल से स्टार्ट होती है। सो इसके लिए तमाम स्ट्रक्चर्स की बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक हो गया जी। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और क्या करता है वो प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। इसी तरह रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है। डाइजेशन में जो है वो इसी तरह से फूड को तोड़कर छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो उससे डाइजेशन हो जाती है। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी देखें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम के आयंस होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसकी भी बायोकेमिकल एक एक उसकी बेस है। देखें, केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन सब के अंदर क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही है ना, केमिकल बना हुआ है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें दो तरह के कंपाउंड्स आपके पास आते हैं मेजरली, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ पाया जाता है दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, और इसमें हमारे पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
अगर आप कार्ब्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ साथ आते हैं, सो दे आर ऑर्गेनिक। इसमें आप देखें हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, सो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास एसिड्स आते हैं, बेसिस आती हैं, इसके अलावा आपके पास सॉल्ट्स आ जाते हैं। अब एक टेबल है आप लोगों की बुक में जिसमें केमिकल कंपाउंड्स की परसेंटेजेस बताई हुई हैं मेमेलियन सेल एंड बैक्टीरियल सेल में, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, तो अच्छे से देख लें। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, सो दोनों के अंदर 70 और 70 होगा। प्रोटीन्स मेमेलियन में ज़्यादा होगी 18 एंड बैक्टीरियल में 15। कार्ब्स भी मेमेलियन में ज़्यादा हैं 4 और अदर में आपके पास 3 आ गया। लिपिड्स भी इसी तरह से 3 और 2। डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल में डीएनए ज़्यादा होगा और आरएनए भी, दैट इज़ 1 और 6। मेमेलियन सेल में 0.25 एंड 1.1। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स, हार्मोन्स आ जाते हैं, दोनों में सेम होंगे 2 और 2। इनऑर्गेनिक आयंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं, दोनों में सेम है 1 और 1। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। केमिकल प्रोसेसेस की देखिए, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, उसमें मुसलसल सब्सटेंसेस वो अपने इन्वायरमेंट से सब्सटेंसेस ले रहे होते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है, फिर इंटेस्टाइन से वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। लाइक जैसे आपने प्रोटीन ली है, ठीक है, खाने में प्रोटीन ली है, प्रोटीन टूट जाएगी किसमें, अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स फिर जो है वो आपकी इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के थ्रू जो है उन्होंने आगे जाके आपके सेल्स तक पहुँचना है, ठीक है। तो अब ये जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल लेता है, ठीक है, उनको थोड़ा केमिकली चेंज करता है वेरियस वेज में। उससे क्या होता है, नए क्या बनते हैं, सेलुलर मटेरियल बनता है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर लेट्स सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मिलकर क्या बन जाएगा, वो कार्ब बन जाएगा, तो वो सेलुलर मटेरियल्स बिल्डअप कर देता है, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी फॉर नीड्स। अब यही जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जब ज़रूरत होगी, जैसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाती है ना लीवर और मसल्स के अंदर, जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, यही वाली ग्लाइकोजन ने टूट जाना है और ग्लूकोज देनी है, ग्लूकोज से आगे फर्दर आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेल्स कॉन्स्टेंटली सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, ठीक है, उनको केमिकली चेंज करते हैं और उस केमिकली चेंज करने के बाद फर्दर वो या तो नए जो है वो सेलुलर मटेरियल्स बना लेते हैं, या वो एज एनर्जी की सोर्स भी जो है वो उससे एनर्जी की नीड्स भी वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी केमिकल्स ले रहे हैं उनका फिर फ़ायदा उठाते हैं, ठीक हो गया। अब ये केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आप अपनी फूड से लेते हैं, उसकी होती है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के नतीजे में डियर स्टूडेंट्स क्या बनता है, एनर्जी बनती है। सो दिस इज रेस्पिरेशन। एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पता नहीं कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे तो लाइफ भी रुक जाएगी, इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस मुसलसल चलते रहते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूरी आपके जो सेल है उसका फंक्शनिंग चल रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं। सो लाइफ के अंदर क्या है, सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है सारे के सारे सेल्स में, और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये वाली आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके लिए इसके हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, सिंपल, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इसकी दो टाइप्स हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है, अच्छा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को आप इस तरह याद रख सकते हैं, कैट को आप कट से याद रखें। कट कैसे याद रखना है कि इसमें क्या होता है, बड़े सब्सटेंसेस को तोड़कर छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। एनाबॉलिज्म में इसका ऑपोजिट होता है, इसमें छोटे सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक बड़ा सा कंपाउंड बना देते हैं। सो सिंपलर सब्सटेंसेस जहां कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दैट इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। और जाहिर है इसमें क्या होगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, इट नीड्स एनर्जी। इसमें बॉन्ड्स बन रहे हैं, बड़ा कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। और इसमें एग्जांपल आपकी फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और एज अ रिजल्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रही है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस है। तो ये एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल है। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने इसकी एग्जाम्पल जरूर कोट करनी है, दैट इज फोटोसिंथेसिस।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है और उससे छोटे छोटे सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं एंड इट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, जब ये टूटेंगे, छोटे कंपाउंड्स बनेंगे तो बॉन्ड्स भी टूटेंगे। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इज दैट ओके? इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले भी बताया है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसमें हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन की एग्जांपल है। और ये जो हमारे पास एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैंड टू हैंड चलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट रहे हैं जी और छोटे सब्सटेंसेस बन रहे हैं, फिर छोटे सब्सटेंसेस फिर कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, ये हैंड। अगर आप देखें कि जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, उनके एक एग्जांपल उन्होंने क्या बताई है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, इनकी इंटरकन्वर्जन होती रहती हैं। ठीक है, मुसलसल। और ये एग्जांपल है, अभी हमने बात की ना कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हैंड टू हैंड चलते रहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म हो रही है, फिर एनाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म हो रही है। ठीक है, तो ये इनका जो कोऑर्डिनेटेड ये जो रिएक्शंस है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों, इनकी एग्जांपल क्या है, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की इंटरकन्वर्जन है, प्रोटीन की इंटरकन्वर्जन है, लिपिड की इंटरकन्वर्जन है, ये मुसलसल चलती रहती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर कार्ब्स की समझाऊं तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास ऐसे फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज मिलते चले जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, हमारे पास ग्लाइकोजिन बन जाता है। ग्लाइकोजिन बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म होती है, लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया, स्टोर हो गया, ये मिलकर बड़ा कंपाउंड बन गया, तो क्या बन गया, एनाबॉलिक। ये बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ है, उसके नतीजे में एक बड़ा कंपाउंड बन गया। अब ग्लाइकोजिन ने फिर टूटना है ज़रूरत के वक्त, जब एनर्जी चाहिए होगी, ये टूट जाएगा और वापस से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इस तरह से चल रही है, सेल्स के अंदर चल रही है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप लोगों के सेल के सर्वाइवल के लिए इट इज़ मच इंपॉर्टेंट।